नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। 2020 का चुनाव वे जो बाइडेन से हार गए थे और 132 साल पहले आपको बता दें कि ग्रोवर क्लीवलैंड 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 4 साल के अंतराल पर 1884 और 1892 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत अमेरिका की 538 सीटों में से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 277 सीटें मिली थी और 32 साल पहले का सिलसिला मैं आपको बता ही चुकी हूं। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुमत के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। वहीं कमला हैरिस की पार्टी ने 224 सीटों पर जीत दर्ज की है और ट्रंप ने बचे हुए सभी 4 राज्यों में ट्रंप बढ़त बनाए गए हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसे में कमला कड़ी टक्कर देने के बावजूद चुनाव हार चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के भी चुनाव हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में बहुमत मिल गया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लीड कर रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को महान बनाऊंगा। जीत के बाद अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाऊंगा। भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। ट्रंप पर 13 जुलाई को आपको बता दें कि हमला हुआ था। इसमें एक गोली उनके कान को छूकर निकली थी। हमले में उनकी जान बाल बाल बच पाई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे अब आखिरी चरण में है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर लगभग जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी है। इतनी सीटें हासिल करने के लिए 7 स्विंग स्टेट्स में जीत हासिल करना जरूरी है। स्विंग स्टेट्स में कुल 93 सीटें हैं। इनमें से 3 स्विंग स्टेट जो हैं वो आपको बता दें कि उनमें ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा ट्रंप ने बाकी सभी स्विंग स्टेट्स में बढ़त बना ली है। ट्रंप ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है जब हमारी पार्टी ने सभी स्विंग स्टेट्स में जीत हासिल की है। इससे पहले हम सिर्फ 2-3 स्विंग स्टेट में जीत हासिल कर पाते थे। अमेरिका में 50 राज्य हैं जिनमें से ज्यादातर राज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के बीच बटे हुए हैं। जो राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं वे ब्लू और जो रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं वो रेड स्टेट कहे जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो दोनों ही पार्टियों का समर्थन करते हैं। इन राज्यों के वोटर्स किसी भी पार्टी की तरफ स्विंग कर सकते हैं यानी पलट सकते हैं। इस चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं। पिछली बार डेमोक्रेटिक पार्टी को आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवाडा और एरिजोना में आपको बता दें कि जीत मिली थी। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना में जीत हासिल हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने कहा कि उनके बीच विश्वास की कमी थी जो जंग के समय में ठीक नहीं है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे और वहीं गिदियन सार अब इजराइल के विदेश मंत्री होंगे। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से मंगलवार रात 8 बजे गैलेंट को एक लेटर सौंपा गया। इसमें नेतन्याहू ने लिखा कि चिट्ठी मिलने के 48 घंटे बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मैं बतौर रक्षा मंत्री आपकी सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं। नेतन्याहू बोले कि गैलेंट ने कैबिनेट के खिलाफ जाकर फैसले लिए। इसके बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज के जरिए योव गैलेंट को पद से हटाने की जानकारी दी। नेतन्याहू ने कहा कि जंग की शुरुआत में हमारे बीच भरोसा था, हमने साथ मिलकर काफी काम किया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे बीच यह विश्वास खत्म हो रहा था। हम जंग के कई पहलुओं पर एक दूसरे से सहमत नहीं थे। गैलेंट ने कई बार ऐसे फैसले और बयान दिए हैं जिस पर कैबिनेट की
रजामंदी नहीं थी। इस दौरान इजरायली पीएम ने गैलेंट पर देश के दुश्मनों का भी फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने कई बार हमारे बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। धीरे धीरे ये जनता को भी नजर आने लगा और सबसे बुरा तब हुआ जब हमारे दुश्मनों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। भरोसे की कमी की वजह से हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को भी नुकसान पहुंच रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बताया कि चीन के साथ आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट चैप्टर जो है वो अब खत्म हो गया है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से लगे देपसांग और डेमचौक के विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी का काम पूरा कर चुकी हैं। अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है। जयशंकर कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेशी मंत्री पैनी वोंग के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। जयशंकर ने कहा कि डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद अब दोनों देशों का फोकस डी एस्केलेशन पर है। आपको बता दें कि इसके लिए विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि एनएसए को जल्द ही बैठक इनकी होने वाली है। जयशंकर ने किसी तारीख का जिक्र तो नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार जब सैनिकों की सीमा से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हमारे पास अन्य चुनौतियां होंगी। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों में दोनों ओर सैनिकों की संख्या कम करना भी शामिल है। और जयशंकर बोले कि ब्रिक्स की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है। इसमें दोनों देशों ने अपने विदेश मंत्री और एनएसए के बीच बैठक को लेकर सहमति दी है। पीएम मोदी ने तब कहा था कि दोनों देशों के संबंध हमारे लोगों, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए जरूरी हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया, प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी और वेल में जाकर नारेबाजी की। बेंच पर चढ़कर हंगामा करते रहे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए स्थगित रही। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि राज्य के स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है। यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहां के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए और विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी विधायकों ने भी इसका समर्थन किया है। महाराष्ट्र के सीएम ने महायुति गठबंधन की घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया। मंगलवार को कोल्हापुर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर इन वादों को पूरा किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि महायुति का पूरा घोषणा पत्र आने वाले दिनों में सार्वजनिक किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। प्रमुख वादों में लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 करना, बिजली बिलों में 30% तक की कमी, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1500 से 2100 रुपए करना, 25 लाख नौकरियां देने तक का वादा इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कार के लाइसेंस आपको बता दें कि लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस होल्डर्स को 7500 किलो तक वजन वाली गाड़ियां चलाने की परमिशन दे दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो साबित करता हो कि LMV
ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मुद्दा एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों की रोजी रोटी से जुड़ा है। कोर्ट ने केंद्र से कानून में संशोधन प्रक्रिया जल्द पूरी करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीमा कंपनियों के लिए झटका माना जा रहा है। बीमा कंपनियां हादसों में एक निश्चित वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल के शामिल होने और नियम मुताबिक ड्राइवरों को उन्हें चलाने के लिए अधिकृत न होने पर क्लेम खारिज कर रही थीं। 18 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस कानूनी सवाल से जुड़ी 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। प्रमुख याचिका बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से दाखिल की गई थी। लोक संगीत की जानी मानी गायिका और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा और कई अन्य नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शारदा सिन्हा के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके बेटे अंशुमन ने बताया कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल 7 नवंबर को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस दुखद अवसर पर शारदा सिन्हा के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका निधन बिहार और भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने शारदा सिन्हा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार और प्रशंसकों को इस मुश्किल घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना की। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों की कार्रवाई को बेहद कठोर करार दिया और गैर कानूनी भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया गया है उसे 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा दिया जाए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य के प्रमुख सचिव को घरों की अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।